RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। दीर्घाकार आवर्त सारणी का हमारा वर्गीकरण जो SPDF ब्लॉक का वर्गीकरण है वो हम विस्तार पूर्वक आपको समझा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में S ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण समझा दिए थे। इनको किस प्रकार से याद किया जाता है वो बता दिया था। आज की वीडियो में हम आपको P ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों को बताएंगे। एक बात देख लीजिए, इस आवर्त सारणी में ये आपके S ब्लॉक के तत्व बाईं ओर रखे गए हैं। आप अपने अनुसार देखना, ये आपका बायां ओर है, ये आपका दायां ओर है। तो S ब्लॉक के तत्व आपके बाईं ओर और P ब्लॉक के तत्व आपके दाईं ओर रखे गए हैं। अब इन P ब्लॉक के तत्वों को हम किस प्रकार से याद करते हैं, जरा एक बार पहले उसे देख लीजिए। उसके पश्चात हम इन P ब्लॉक के सामान्य गुणों को लेकर चलेंगे। P ब्लॉक में देखिए आपके 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके 6 ग्रुप होते हैं। 6 ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि P ब्लॉक में P ऑर्बिटल में आपके अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो देख सकते हैं, वो आपको जब विस्तार पूर्वक वर्णन बताया जाएगा तब देख लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए हम इनको लेकर चल सकते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे आप वो देखें। देखिए, जैसे हम 13 ग्रुप को याद करते हैं, इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये होते हैं। इसको याद कर सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। यानी एक थैले में हम सब्जी सब कुछ लेने जा रहे हैं। सब्जी ले आई हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला आया हमारा ग्रुप नंबर 14 यानी कार्बन फैमिली। उसको देखिए, C कार्बन, Si सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, Sn टिन होता है और ये Pb यानी आपका लेड होता है। Pb लेड। तो इसको लिख सकते हैं कासी जी के टीले, का कार्बन, C सिलिकॉन, कासी, Ge जर्मेनियम, के का कोई अर्थ नहीं, टी यानी टिन, ले यानी लेड। तो इसको याद कर सकते हैं कासी जी के टीले। अब इसका आया ग्रुप नंबर 15 जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली होती है, कैल्कोजेंस को बोला जाता है। इसे याद करने के लिए आप ले सकते हो नगर पालिका में एस साहब की बीवी। नगर न से हो गया आपका नाइट्रोजन, पालिका पी से हो गया आपका फास्फोरस, में से कोई तात्पर्य नहीं है, एस एस होता है गधा यानी AS, यहां पर एक एस गायब कर दिया तो एस साहब यानी SB अर्थात एंटीमनी और BVBI यानी बिस्मित। तो नगर पालिका में एस साहब की बीवी, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को याद करें तो OCTPO, टीपना नकल करना होता है। ओसी यानी सुबह सुबह, अगर आप लोग पढ़ सकते हो, सुबह सुबह टीप सकते हो, नकल कर सकते हो तो आपके आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं OCTPO। O ऑक्सीजन, S से सल्फर, C सेलेनियम, TE टेल्यूरियम और यहाँ पर पोलोनियम, PO पोलोनियम। इसी प्रकार से अगर हम ग्रुप नंबर 17 यानी हेलोजन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपके 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आ गए। इनको याद कर सकते हैं फल काले, भर आयो आटा। फल काले, भर आयो आटा यानी काले फल को आटे की तरह सफेद कर दो। यानी अच्छी प्रकार से काले को हम जनरली गंदा मानते हैं और सफेद को हम सुंदर साफ मानते हैं, तो उनको हम आटे के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। फल फैल फ्लोरीन, काले क्लोरीन, भर Br ब्रोमीन, आयोडीन, आटा एस्टेटीन। इसी प्रकार से अगर हम इस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडोन की बात करें तो इसके लिए लेकर आ सकते हैं हीनी अरे करे जीरा, हीनी अरे करे जीरा, हीलियम, नियोन, अरे आर्गन, करे क्रिप्टोन, Ze यानी जीरा में जीनोन और रेडोन। तो इस प्रकार से हम इस जीरो ग्रुप को भी याद
कर सकते हैं। तो इन गुणों के आधार पर, इन कविताओं के सूत्रों के आधार पर आप पी ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं। आइए अब इनके कुछ सामान्य गुणों को लेकर चलते हैं। आप स्क्रीन पर यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों के लक्षणों को देख रहे हैं, जिनमें फिर से वही सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। यानी इन तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, जिस कारण इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और इनकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np1 से 6 होता है। यानी जिस आवर्त का आपका पी ब्लॉक होगा उसी आवर्त का एस ब्लॉक भी होना चाहिए और उसमें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरे हुए होने चाहिए। तो इस प्रकार से इनको लिया जा सकता है। अब जहां n क्या है, कक्षा संख्या है, आवर्त सारणी में इन्हें 3rd या 13 जिसको बोला जाएगा, 4a 14, 5a 15, 6a 16, 7a 17 तथा शून्य समूह जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18वां समूह कहते हैं, उसमें पी ब्लॉक को प्रदर्शित करते हैं या इन समूहों में रखा गया है। ये सभी वर्ग आवर्त सारणी में दाईं ओर उपस्थित होते हैं। अभी आपको आवर्त सारणी जब प्रदर्शित की थी आपके सामने तो उसमें बताया गया था कि ये बाईं ओर और दाईं ओर किस प्रकार से लिए जाते हैं। उसमें एक बात और बताई थी कि जो पी ब्लॉक है उसको 6 वर्गों में ही क्यों बांटा गया है, क्योंकि पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी 3 प्रकार का होता है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी कारण पी ब्लॉक में 6 वर्ग उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर नियोन लिया गया है और क्लोरीन लिया गया है, आप अन्य तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, 1s2, 2s2, 2p6। देखना 2s2, 2p6, 2s है, 2 ही p है, NS है, N ही P है। तो यहाँ पर इसमें आपका ये नियान आ गया। अब आवर्त सारणी में हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा निर्धारण किस प्रकार करते हैं वो आपको पहले बताया जा चुका है कि ये आपका 8वें वर्ग का है, 18वें वर्ग का, और दूसरा ये आपकी दूसरे आवर्त का है। इसी प्रकार से क्लोरीन को अगर देखें जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो ये आपका पी ब्लॉक का तत्व हो गया आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आने के कारण। इसका वर्ग आपका 17 होता है और आवर्त होता है 3। तो इस प्रकार से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट गुण आता है आपका इनकी संयोजकता -1, -2, -3 या +4, -4 होती है। ये किस प्रकार से होती है वो भी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, अष्टक नियम के अनुसार, क्योंकि ये अपनी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और संयोजकता हम ले सकते हैं कि इनकी संयोजकता शून्य भी होती है, यानी जो 18वां समूह है, शून्य समूह जिसको कहा जाता है, जिसमें कि आपकी अक्रिय गैसें रखी गई हैं, उसकी संयोजकता शून्य होती है। जैसे अगर हम क्लोरीन की ही बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है, यानी ये सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसकी संयोजकता -1 हो जाती है। ऑक्सीजन को देख लीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसकी संयोजकता -2। इसी प्रकार से सिलिकॉन को अगर हम देखें जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, 2, 8 और 4, 8 और 2 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इस कारण +4 -4 कुछ भी इसकी संयोजकता हो सकती है। लेकिन आर्गन की बात अगर हम करें 18, 2, 8 और 8, बाहरी कक्षा में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसकी संयोजकता शून्य होती है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी संयोजकता 0 से -1, -2, -3, -4 या +4 हो सकती है। वो डिपेंड करता है इनके द्वारा लिए गए या साझे द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर।
अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये अधिकांशतः ऋण विद्युती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उन्हें ऋण विद्युती कह सकते हैं, और इसी कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये आपको अभी उदाहरण के द्वारा मैंने समझा दिया। इनकी परमाणु त्रिज्याएं एवं आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं। उसका कारण क्या है आप आने वाली वीडियो में समझ जाएंगे, फिलहाल आप इसको याद कर सकते हैं। इनके आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुताएं व ऋण विद्युता अधिक होती हैं, और पी ब्लॉक के तत्व धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के होते हैं। धातु के रूप में आप एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, गैलियम को ले सकते हैं, जबकि अधातु के रूप में जितनी भी आपकी इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन को ले सकते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपके अधातु होते हैं। जबकि उपधातु में आपका सिलिकॉन आ सकता है, एंटीमनी आ सकता है, टिन आ सकता है, ये सब आपके उपधातु के रूप में लिए जा सकते हैं। पी ब्लॉक में हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ऑक्सीजन, सल्फर व फास्फोरस को छोड़कर अन्य सभी तत्व कम क्रियाशील होते हैं। ये तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जबकि अक्रिय गैस जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि है, अक्रिय गैस लगभग निष्क्रिय होती है। अभी तक केवल जिनोन के ही यौगिक ज्ञात हैं, बाकी अक्रिय गैसों के तो यौगिक भी ज्ञात नहीं है। इनके ऑक्साइड अम्लीय, कम अक्षारीय व उभयधर्मी तीनों प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, इस कारण अम्लीय प्रकृति के। इस पी ब्लॉक में जो धातु तत्व होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के, और जो उपधातु प्रकार के तत्व होते हैं उनके ऑक्साइड उभयधर्मी गुणों वाले, अर्थात वे दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्ल के साथ तो वे अक्षारीय हो जाते हैं और अक्षार के साथ में अम्लीय हो जाएंगे। ऐसे गुणों को उभयधर्मी कहा जाता है। जो दोनों प्रकार के गुण में से कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करता उसे हम उदासीन कह देते हैं। जैसे H2O हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है, लेकिन वो न अम्लीय होता न अक्षारीय, उदासीन प्रकृति का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है वो भी उदासीन प्रकृति का होता है। तो कुछ अम्लीय, कुछ अक्षारीय और कुछ उभयधर्मी, यानी तीनों प्रकार के इसमें ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं। तथा ये तत्व आपस में, अर्थात अगर पी ब्लॉक का तत्व पी ब्लॉक के तत्व के साथ ही संयोग करके यौगिक बनाता है तो वह यौगिक सहसंयोजक यौगिक होगा। तो ये तत्व आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जबकि एस ब्लॉक के तत्वों के साथ ये आयनिक यौगिक बना देते हैं। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से n-8 तक होती है, जबकि n सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी उस तत्व के द्वारा कितनी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित की जाएगी वो उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ये 0 तो प्रदर्शित करते ही हैं, लेकिन +1, +2, +3 आदि, -1, -2, -3 इस प्रकार की प्लस और माइनस सभी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, ग्रुप के बारे में और पढ़ेंगे, ये पी ब्लॉक के तत्वों के जो लक्षण हैं विस्तार पूर्वक एक बार फिर से आपके एक बिल्कुल नए चैप्टर के रूप में, जैसे आपका पी ब्लॉक का तत्व है वो आपका कक्षा 11 में भी है, कक्षा 12 में भी आएगा, तो वहां विस्तार पूर्वक इस ऑक्सीकरण अवस्था को आप दोबारा से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कुछ यौगिक दिए हैं, जैसे Na2S, सोडियम सल्फाइड। सोडियम आपका एस ब्लॉक का तत्व है, सल्फर जो होता है आपका पी ब्लॉक का तत्व है। तो जब एस और पी ब्लॉक के तत्व परस्पर मिलते हैं तो वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि CCl4 कार्बन भी पी ब्लॉक का है, क्लोरीन भी पी ब्लॉक का, तो जो CCl4 है ये आपका एक सहसंयोजक यौगिक होता है। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल C2H5OH है, वो एक सहसंयोजी प्रकार का होता है। और आपका अगर हम एक दूसरा यौगिक ले लें, इसमें आपका ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। कैल्शियम के साथ अगर इन यौगिकों को मैग्नीशियम के यानी पी ब्लॉक के तत्वों के साथ अगर हम एस ब्लॉक के तत्वों के उदाहरण ले लें, उनको मिला दें तो आपके आयनिक यौगिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने आपको पी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण जरा
संक्षेप रूप में समझाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली एस ब्लॉक की वीडियो की तरह ये पी ब्लॉक के तत्व भी, इनके लक्षण भी आपकी समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अब की बार हम आपको जो एस और पी ब्लॉक के एक प्रकार से नोट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख लें ताकि हमारी वीडियो देखने के पश्चात ये आपके अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएं। और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, न केवल इस वीडियो का बल्कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान अपने स्तर से भरसक प्रयत्न करेंगे कि हम उनका समाधान कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।